हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी साइंस नेक्सस में। और आज हम लोग 10th के लिए दूसरे चैप्टर पर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर बात करते हैं, ठीक है? चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए है क्या कि लाइट से रिलेटेड चैप्टर है, तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि भाई लाइट कहाँ किसको जाता है। तो द मीडियम ऑफ इल्यूमिनेशन दैट मेक्स साइट पॉसिबल, एक मीडियम ऑफ इल्यूमिनेशन है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी भी चीज को देखने में मदद करती है ना? तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? लाइट कहते हैं। आप ही देख लो ना, अंधेरे में दिखाई देता है क्या? नहीं है, कुछ नहीं को अंधेरे में अगर कुछ रखा भी है तो दिखाई नहीं देता, ठीक है? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि एक लाइट एक मीडियम ऑफ इल्यूमिनेशन है, एक माध्यम है जो किसी भी चीज को दिखाने में हमारी मदद करता है, देखने में हमारी मदद करता है। सही है ना? अब अगर हम लाइट के कैरेक्टर्स को देखें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो इसका रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होता है। मतलब लाइट एक जगह से दूसरी जगह कैसे पाथ में जाता है? स्ट्रेट पाथ में जाता है। इसका मैक्सिमम स्पीड बेटा वैक्यूम में होता है और दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना? और इट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। ये नॉन मैकेनिकल वेव है। क्यों नॉन मैकेनिकल है बेटा रे? क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। उल्टा मीडियम इसको डिस्टर्ब ही करता है, इसको स्लो डाउन ही करता है। वैक्यूम में इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, एयर में स्पीड रिड्यूस होता है, वाटर में और भी रिड्यूस्ड हो जाता है, ग्लास में और भी रिड्यूस्ड हो जाता है। तो जैसे जैसे मीडियम डेंसर मिलता जाता है इसको ना, तो स्पीड इसकी कम होती चली जाती है, घटती चली जाती है बेटा, ठीक है? तो इसको मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। इसके लिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं चैप्टर में कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या। अगर लाइट की कोई रे आती है, ठीक, किसी सरफेस से टकराती है और टकरा के फिर अपने ही मीडियम में रिटर्न हो जाती है, जिस मीडियम से आती है उसी में रिटर्न हो जाती है बेटा, तो ये फेनोमेना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट into the same medium after striking a surface or a mirror is called reflection of light। और मोस्टली हम लोग जो फिजिक्स में रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस यूज करते हैं वो सरफेस मिरर ही होता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो ना कि लाइट आती है किसी मिरर से टकरा करके, अगर उसी मीडियम में अपने पहले वाले मीडियम में ही बाउंस बैक हो जाती है, तो ये फेनोमेना बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। ओके, अब यहां कुछ टर्म से देख लो, आपने 8 में भी पढ़ा होगा कि कोई भी रे अगर मिरर से टकराने के लिए आती है तो उस रे को बेटा क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। बढ़िया बात है। और जब ये बाउंस करके जाने लगती है, चली जाती है, तब इसका नाम क्या हो जाता है? रिफ्लेक्टेड रे हो जाता है। एक रे जो टकराने के लिए आती है इंसिडेंट रे है, और जब ये टकरा करके फिर उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है तब ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाती है, ठीक? अब इसके बीच जो ये एंगल बन रहा है ना इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच, इसका आप एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो बेटा, इमेजिनरी बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। ये इमेजिनरी बाइसेक्टर इसका क्या कहलाता है बताना? नॉर्मल कहलाता है, ठीक? यहां तक सारी बात समझ में आ गई। कोई रे आती है, किसी मिरर से टकराती है, टकरा के उसी मीडियम में बाउंस हो जाती है, तो फेनोमेना रिफ्लेक्शन हो जाता है बेटा। जो रे टकराने के लिए आती है वो इंसिडेंट रे है ना? और जब टकरा के वापस जा रही होती है, रिटर्निंग रे जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है। और दोनों के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल का इमेजिनरी बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं बेटा। उस इमेजिनरी बाइसेक्टर को हम लोग नॉर्मल कहते हैं, ठीक है? अब देखना, जब बाइसेक्टर ड्रॉ किए हो तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? कहोगे यस सर।
अब ये एंगल क्या कहलाता है? तो ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, एंगल आई कहलाता है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाला एंगल एंगल आर कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। अभी जितनी बातें मैंने बताई, ये सारी बातें फिर आप आगे जाके पढ़ोगे इसी चैप्टर में, ठीक है? अभी बस हमको यहां ये बताना था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां किसको जाता है। लाइट आई, लाइट टकरा गई, और टकरा करके अपने ही मीडियम में रिट्रेस कर गई, अपने ही मीडियम में बाउंस कर गई, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चली गई। तो फिर ये फेनोमेना क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। डेफिनेशन समझ में आ गया बेटा? लाइट किसको कहते हैं बताना जल्दी से। सर, मीडियम ऑफ एल्यूमिनेशन है जो किसी भी चीज को विजिबल करता है, देखने में मदद करता है। और रिफ्लेक्शन क्या हो गया बेटा? जब लाइट आती है, किसी सरफेस से टकराती है, और फिर उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, तो रिफ्लेक्शन हो जाता है। मेरे हिसाब से सारा कॉन्सेप्ट, सारा मैटर आपके दिमाग में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग बात कर रहे थे कि भाई मिरर से टकराती है और रे ऑफ लाइट टकराती है। तो बेटा दोनों पर बात करेंगे, मिरर पर भी बात करेंगे, रे ऑफ लाइट पर भी बात करेंगे। मिरर क्या है? आप एक शीशा ले लो, कोई भी प्लेन ग्लास ले लो, और उसको एक तरफ से पॉलिश कर दो बेटा, एक साइड से पॉलिश कर दो। अब ये क्या बन गया? मिरर बन गया। क्यों? क्योंकि रे अगर आएगी तो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, इससे टकरा करके फिर उसको वापस आना होगा। क्योंकि मिरर क्या कहता है कि मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा तुमको कितना भी एफर्ट लगा लो, हमसे टकरा के वापस जाना होगा तुमको। इट्स द डिसीजन ऑफ मिरर। बात समझ रहे हैं? तो मिरर की अगर हम बात करें, तो मिरर को आपने एक तरफ से पॉलिश किया था, तो ये इसका पॉलिश्ड सरफेस हो गया बेटा, है ना? और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। क्या हो गया बताना? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। जिधर से आपने पॉलिश किया वो पॉलिश सरफेस हो गया, और जिधर से रे आप इंसिडेंट करवाएंगे, रिफ्लेक्शन शो करवाएंगे, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, है ना? आईना देखो बेटा, आईना, तो आईने में किधर से देखते हो अपना चेहरा? पीछे से। क्या आईने का कवर उखाड़ लिया, आईने का पेंट उखाड़ लिया, पेंट उखाड़ के फिर पीछे से देख रहे हैं, आह आह कितना सुंदर दिख रहे हैं हम, ऐसा करते हो क्या? आप कहोगे नो सर, जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, उधर से हम अपना चेहरा देखते हैं, क्योंकि पीछे से तो पॉलिश किया हुआ रहता है। अब आगे बात समझ में बेटा, ठीक है? तो अगर आप एक ग्लास ले लो, तो फिर से बताना, आप एक ग्लास ले लेते हो, क्या ये मिरर है? कहोगे नो सर। क्यों नहीं है? क्योंकि लाइट आएगी, निकल जाएगी, जबकि मिरर का क्या प्रॉपर्टी है? लाइट को रोक देगा, लाइट को बाउंस बैक कर देगा, है कि नहीं है? बताना। तो जब तक हम इसको पॉलिश नहीं करेंगे, जब तक ग्लास पर पॉलिश नहीं दिखाएंगे, तब तक हम उसको मिरर कंसीडर नहीं करेंगे। और जब पॉलिश दिखा देंगे बेटा, तब एक पॉलिश्ड सरफेस हो जाएगा, ये पॉलिश्ड सरफेस हो गया, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज अ रिफ्लेक्टिव सरफेस दैट डजंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। समझा तो दिया मैंने आपको, ऐसा सरफेस जो लाइट को खुद से पास होने नहीं देता, है ना? या रिफ्लेक्टिव के जगह बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? अब दूसरी बात यहां यह आ गई कि भाई रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट क्या होता है? ठीक बेटा, हमको एक बात बताओ, सन से रे आती है कि बीम आती है? आप कहोगे सर बीम आती है, पढ़ा है मैंने, बीम ऑफ लाइट आती है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट आती है, तो हम उसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो बीम ऑफ लाइट तो चलो समझना आसान है ना? कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड
बीम ऑफ लाइट। अब बात यह आती है कि फिर हम रे ऑफ लाइट किसको कहेंगे, है ना। लाइट का कोई भी सिंगल वेव ले लो आप, ओके, और वो जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है ना, उस डायरेक्शन में आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो, है ना, तब ये क्या कहलाएगी बेटा, रे ऑफ लाइट कहलाएगी। एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। मतलब ओवरऑल डिस्कशन की बात यह है कि अगर आप बीम की बात करते हो तो वहां कलेक्शन की बात करते हो, रे की बात करते हो तो लाइट के सिंगल वेव की बात करते हो, और सिंगल वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है उस डायरेक्शन में जब आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हो तब वो क्या कहलाता है बेटा, रे ऑफ लाइट कहलाता है डेफिनेशन वाइज। बट कॉन्सेप्ट वाइज क्या हो गया, सिंगल वेव को रे कह लेंगे और ढेर सारा वेव है तो बीम कह लेंगे। इज दैट क्लियर नाउ? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे इस सब चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए एकदम क्लियर करके बता दे रहा हूं आपको। इंसिडेंट रे, हां आया, टकराया, वापस गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। भाई रे रे कितनी बार रे कर रहे हो, लेकिन जो है रे होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट कहां कहां वैरी करता है, यह समझना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि साइंस कॉन्सेप्ट पर बात करता है बेटा, है ना। चलो, तो रे ऑफ लाइट भी समझ गए तुम, बीम ऑफ लाइट भी समझ गए। वही भाई, एक कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट इमिटेड बाय एनी सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड कौन चीज, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, इसी पर बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले बेटा। ये मान लो तुम्हारा प्लेन मिरर हो गया, ये बताना कौन सी रे है आ रही है टकराने के लिए, कौन सी रे है। तुम कहोगे सर इंसिडेंट रे है, बाउंस कर गई सेम मीडियम में बेटा, अब इसका नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। अब कहोगे सर आप तो रेज बना रहे हो, ढेर सारी रे आप दिखा रहे हो बेटा, आप एक मान के पढ़ लो उसको। वैसे बीम भी लाओगे तो इसी तरह से रिफ्लेक्ट होगी, ऐसा ऐसा नहीं है नहीं होगी, बीम भी रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। अब यहां जो एंगल बना, आप इसका इमेजिनरी बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, नॉर्मल हो गया। ये एंगल बताना क्या कहलाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या कहलाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगी बेटा, ठीक है ना। तो सबका डेफिनेशन भी है, an imaginary bisector of the angle formed between incident ray and reflected ray is called normal। ये डॉट नहीं है बेटा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो गया, सब समझ में आ गया। और प्लेन मिरर से क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। रे आई, टकराई, वापस चली भी गई बेटा, रिफ्लेक्शन हो गया, है ना। सेम मीडियम में वापस चली गई, रिफ्लेक्शन हो गया। अब चलो आगे आते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहां मैं आपको बता देना चाहूंगा कि रिफ्लेक्शन भी दो तरीके से होती है ना। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है और वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे उसको। और अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है, रिफ्लेक्शन तो हो रहा है लेकिन लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, तब वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा बेटा, या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखो, ये क्या होता है, मान लो ये आपका प्लेन मिरर हो गया, देख रहे हो ना मैं पॉलिश ड्रॉ करता हूं कि नहीं करता हूं, ड्रॉ करना होगा, पॉलिश सरफेस दिखाना होगा। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। चलो भाई नॉर्मल भी ड्रॉ कर ही देते हैं, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, अच्छी बात। अब लाव क्या है,
तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन एंड एट द सेम पॉइंट। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में है ना बेटा? देखो ना, तीनों एक ही प्लेन में है ना, है कि नहीं है बताओ ना? और एक ही पॉइंट पर भी है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन एंड एट द सेम पॉइंट। फर्स्ट लव। और सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। स्वाभाविक है, ये अगर बाइसेक्टर है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। एंगल 1 का क्या नाम है? तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बन रहा है एंगल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बन रहा है एंगल, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ओके, अब देखो बेटा, होता क्या है, होता क्या है, ये तो लाव की बात हो गई। कोई भी जो मिरर है वो इमेज बनाता है। तुम जो अपना चेहरा आईने में देखते हो, तो तुम्हारे चेहरे का क्या बन रहा है आईने में? तुम तो नहीं घुस गए आईने में, क्या बन रहा है बेटा? इमेज बन रहा है। ठीक है, और ये जो इमेज बनता है ये दो तरीके का बनता है। एक रियल इमेज बनता है और एक वर्चुअल इमेज बनता है। डिफरेंसेस ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन पहचानने का क्या तरीका है वो भी मैं तुमको बताऊंगा। पहले यहां ये देख लो कि इमेज दो तरीके का है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। अब प्लेन मिरर जब भी बनाएगा, प्लेन मिरर जब भी बनाएगा तो ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है, बताऊंगा आपको कि प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है। पहले आप ये देख लो कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को हम पहचानेंगे कैसे। अगर कोई भी मिरर है और वो रियल इमेज बना रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर ए बी है और इमेज उसका उल्टा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पोजीशन ऑब्जेक्ट का है उसका जस्ट अपोजिट आदमी खड़ा है, पैर नीचे है, माथा ऊपर है। लेकिन इमेज में देख रहे हैं कि माथा नीचे है, पैर ऊपर है, उलट गया, आदमी ही उलट गया। तो अगर ऐसा आपको इमेज दिखे तो आप समझ लेना कि वो कैसा इमेज है, रियल इमेज है। पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है। ऑब्जेक्ट जैसे है उसी पोजीशन में अगर इमेज बन रहा है, मतलब आप समझ लो कि वर्चुअल इमेज है। सीधा सीधा ऐसे समझो ना कि सीधा इमेज बन रहा है तो वर्चुअल इमेज है, उल्टा इमेज बन रहा है तो रियल इमेज है। ठीक है, अब रियल इमेज जब भी आप बनाओगे कनकेव मिरर वगैरह में या लेंस वगैरह में बनाओगे, तो इट इज ऑब्टेन, अभी तो पहले मिरर की बात कर रहे हैं, इट इज ऑब्टेन्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज जो बनता है, रियल इमेज आप आगे देखोगे वो मिरर के सामने बनता है, और वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है। जैसे मान लो, आगे मैं आपको दिखाऊंगा ही, जैसे मान लो ये मिरर हो गया, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इमेज यहां बन गया, तो मिरर के पीछे बन गया ना बेटा। और मिरर के पीछे जब भी इमेज बनेगा तो कौन सा इमेज होगा? वर्चुअल इमेज होगा। और प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाती है इस पर हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे बेटा। अभी पहले इसके डिफरेंसेस पर बात कर लेते हैं। तो रियल इमेज मिरर के सामने बनता है और वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। रियल इमेज के बारे में बात करो, इट कैन बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन। अगर वहां एक स्क्रीन लगा दो तो आप उसको उस पर कैप्चर कर सकते हो, लेकिन वर्चुअल इमेज जो है स्क्रीन लगाने के बाद भी कैप्चर नहीं होगा। वैसे आजकल ढेर सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, ढेर सारे डेवलपमेंट्स आ गए हैं जिसके कारण कुछ हद तक कैप्चर किया भी जा सकता है, बट द डिफरेंस इज कंटिन्यूड। ठीक है, कि इट कैन बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन एंड इट कांट बी कैप्चर्ड। ओके बेटा, और ये तो आप आगे जाके पढ़ना
कि रियल इमेज जो है उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। आप कहोगे सर मैग्निफिकेशन तो अभी हम जानते ही नहीं है, तो इसके बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे समझें? इसीलिए मैंने कहा कि इस चैप्टर में जब आप मैग्निफिकेशन आगे जाके पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है और वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। ओवरऑल बेटा डिस्कशन ये है कि अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है, पहचानना है, तो वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट होता है, और रियल इमेज को पहचानना है तो रियल इमेज हमेशा ही कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। समझ में आ रही है बात? और कोई भी जो इमेज बनता है तो लाखों करोड़ों रेज मिलके उसको फॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक या दो रे में इमेज बन जाता है, ढेर सारे रेज आते हैं तब जाके किसी इमेज का फॉर्मेशन होता है बेटा। ठीक है, तो इस सब पर भी डिटेल में बात करेंगे, इन डिटेल हम लोग बात करेंगे जब प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कर लें और बेल आइकन तो निश्चित ही प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई भी नया लेक्चर अपलोड हो तो उसका इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।